इसके तहत जो भारत में वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए सबसे लाभदायक है। और रबी की फसलों के अंतर्गत सवाल आपके जो एग्जाम में, जैसे वहां रागी बोले थे तो यहां आता है अलसी। अलसी समझते हैं? अलसी पूछा जाता है किसकी फसल है? ऑप्शन होता है जायद, खरीफ, रबी। तो अलसी मटर, चना, आलू, गेहूं, सरसों और मसूर। तो इस समय जो भी फसलें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब रबी की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंस क्या? यहाँ मध्यम ताप मध्यम वर्षा, आपको बहुत रेयर के वर्षा जो रबी की फसल के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ साथ नवंबर से दिसंबर बुआई होती है, तैयारी इसकी होती है मार्च से अप्रैल। बस एग्जाम्पल पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में आप जैसे देखें जो इस समय फसल दिखाई पड़ती हैं वो रबी की फसलें। बात आती है जायद। जायद की फसल की जो बुआई होती है देखा जाता है तो वो मार्च अप्रैल, और तैयारी उसकी लास्ट देखा जाए जून के फर्स्ट वीक, मार्च और मई के लास्ट वीक के अंतर्गत। तो कहने मार्च 60 दिन की फसल होती है। जायद की फसल कितने दिनों की होती है? 60 दिन की फसल होती है। कितने दिनों की होती है? 60 दिन को। और जायद की फसल के अंतर्गत ध्यान रखना है, अभी भी एग्जाम बिहार का एग्जाम हो रहा है, सीधे सवाल आया था निम्न में जायद की फसल कौन सी है, निम्न में इसकी फसल कौन सी है? तो आपको ध्यान है तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा। और इस फसल के लिए होता क्या है? उच्च ताप की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है जायद की फसलों के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब तापमान अधिक होगा तभी देखा जाता है पछुआ हवाएं चलेगी, और पछुआ हवा को उस समय क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि जायद की फसलों के लिए कौन सी हवाएं इंपार्ट होती हैं? तो हवा पूछा जाए, गर्म होती है, शुष्क, जिस हवा में नमी की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं शुष्क। तो गर्म एवं शुष्क हवा जो चलती है वो जायद की फसलों के लिए लाभकारी होती है। जैसे संपूर्ण भारत की जब हम बात करेंगे जायद की फसलों के लिए तो आप देखेंगे यहां से सवाल बनता है कि उत्तर भारत में जायद की फसलों के लिए लू, जो ये गर्म शुष्क हवा है, यदि लू नहीं चलेगी तो जायद की फसलों में फूल नहीं आएंगे और तरबूज खरबूज में मिठास नहीं आएगी। तो कौन सी हवा उत्तर भारत में देखा जाए कि जायद की फसलों के लिए? उत्तर भारत के अंतर्गत पूछा जाए जहां पर हम लोग हैं तो उत्तर भारत में लू। यदि आपसे पूछा जाए कि जायद की फसलों के अंतर्गत देखा जाता है जिस समय जायद की फसल अपने परिपक्वता पर होती है उस समय देखा जाता है पश्चिम बंगाल में कौन सी हवाएं चलती हैं जो धान की या चावल की खेती के लिए लाभदायक होती? काल बैसाखी नाम सुने हैं? काल बैसाखी एक झंझावट भरी, एक तूफानी भरी देखा जाता है कि जो काल बैसाखी गर्म और शुष्क हवा होती। जैसे यहां पर हम लू बोलते हैं, दोपहर में निकलते हैं तकलीफ होती है ना, उसी प्रकार आप चले जाइएगा वेस्ट बंगाल में तो वहां पर लू जैसे देखा जाता है, लू यहां लू बोलते हैं और लू का स्थानीय नाम पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। बैसाख का महीना होता है, हिंदी मैथोलॉजी के अनुसार बैसाख का महीना होता है। बैसाख के महीने में जो गर्म शुष्क वहां हवा चलती है उसे काल बैसाखी। इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि वो धान और जूट की फसल के लिए लाभदायक है। अब दूसरा सवाल निकलता है, सवाल पूछा जाता है धान या चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि काल बैसाखी जैसी गर्म और शुष्क हवा का जो प्रभाव होता है इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आपसे पूछा जाए काल बैसाखी का प्रवाह कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी किसकी फसल के लिए आवश्यक है? जूट और चावल के लिए। किसके लिए है? जूट और। अब ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में कोई एक, ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में चावल की जो किस्में हैं कोई एक किस्म नहीं है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्में चावल की उपजाई जाती है, उसके पीछे लॉजिक है। तो सिर्फ दिमाग में लाना, काल बैसाखी कहां चलती है? पश्चिम बंगाल। और किसके लिए आवश्यक है? जूट और चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल बनता है कि काल बैसाखी है कैसी? आर्द्र शुष्क है कि गर्म शुष्क है कि शीत है? गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, केरल पहुंचता है। उस मानसून के द्वारा सबसे देखा जाए भारत में वर्षा कि केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में होती है।
केरल में होती है, कर्नाटक में और पूर्वोत्तर भारत में होती है। क्लियर है? और दक्षिण पश्चिम मानसून का असर फसल की किस ऋतु पे पड़ता है? तो आपको सीधे बताना होगा किस पे? खरीफ पे पड़ता है। और खरीफ में फसलें हम एग्जाम्पल दे ही चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पे पड़ता है? रबी की फसल पे पड़ता है। और शुष्क और गर्म और शुष्क हवाओं का सबसे ज्यादा फसल उपयोगिता के लिए किस फसल के लिए पड़ता है? जायद के लिए पड़ता है। जायद की फसलें कितने दिनों की हैं? 60 दिनों की हैं। सवाल पूछा जाता है जायद की फसलों के अंतर्गत तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा। ठीक है, उड़द मूंग पूछा जाएगा, खरीफ में जाएंगे। रागी पूछा जाए, खरीफ में जाएंगे। अलसी पूछा जाए, रबी में जाएंगे। क्लियर है ना? अब सीधे पूछा जाए भारत की जो कृषि है कैसी है? मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। किस सूची का विषय है कृषि एवं पशुपालन? प्राथमिक सूची का विषय है। जीडीपी में 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान पूछा जाए तो सर्विस सेक्टर का है और सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का है, क्योंकि हम लोग जितना पैदा करते हो तो सब खुद ही खा पी के बराबर करते हैं। तो कृषि एवं पशुपालन प्राथमिक सूची का विषय है। क्लियर है? अब यहाँ पर सवाल, ये 3 पैटर्न से निकलने के बाद हम लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे कि राज्यों के उत्पादन के संदर्भ में। तो एक काम करना इसके लिए, 1 2 1 2 3 का सीक्वेंस मत बनाना, डीप में नहीं जाएंगे। तो हर फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? मात्र 15 से 20 फसलें होंगी। नोट करा देंगे, नोट करके दीवार पे चस्पा करना है। जहां स्टडी रूम सब पर्ची लगाते रहना, इंपॉर्टेंट सब हाईलाइट करते रहना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो आपको वहां पर एक काम करना है, एक फसल लिखेंगे, उसके आगे उत्पादक राज्य का नाम लिखेंगे। ठीक है? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहां है? पंजाब। ऐसे ध्यान रखना है। पूछा जाए दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? मध्य प्रदेश में। कहां होता है? मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। विश्व में दाल को सबसे ज्यादा आयात भी भारत करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। ध्यान रखना। और कृषि से संबंधित संस्थान, कृषि से संबंधित संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, या इसके साथ साथ देखा जाए गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, चीनी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहां है? कानपुर। सवाल पूछा जाए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ। सवाल पूछा जाए दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? जब हम एग्रीकल्चर पशुपालन पढ़ते हैं तो उसके अनुसंधान भी दिमाग में रखेंगे। तो कृषि अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तीनों संस्थान, 3-4 इसके संस्थान ये। अब पशुपालन में जाएंगे जब, वहां संस्थान कौन कौन पड़े? गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। ये दोनों पॉइंट वहां पर जोड़ देंगे एग्रीकल्चर से। तो 4 पॉइंट एग्रीकल्चर के संस्थान के इधर के, 2 पॉइंट एक बोर्ड पूछा जाता है, आनंद मिल्क बोर्ड लिमिटेड, या आनंद देखा जाता है, अमूल वाला जो है, ये कहां है? गुजरात में है। ये कोई इसके साथ साथ कृषि के अंतर्गत चलाई गई एक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे पशुपालन में देखा जाता है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि दुग्ध अनुसंधान संस्थान या डेयरी अनुसंधान संस्थान, दोनों नाम एक ही हैं। पूछा जाए करनाल, और करनाल कहां है? हरियाणा है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पूछा जाए? करनाल, करनाल कहां है? हरियाणा है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से होती है? 1970 से होती है। सीधे सवाल तीनों को सीधे मैच करते हैं। तो 5-6 अनुसंधान तो देखा जाए एग्रीकल्चर और पशुपालन से 5-6 अनुसंधान और उसके साथ साथ कुछ योजनाएं, जैसे ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के लिए है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1966-67। हरित क्रांति को सवाल पूछा, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। और ऑप्शन होगा वहां पर, आप तुरंत MS स्वामीनाथन पहले ऑप्शन मिलेगा। हरित क्रांति
हरित क्रांति टर्म, शब्द, हरित क्रांति शब्द पूछा जाएगा किसने दिया था, सीधे सवाल पूछा जाए हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में, कब होती है, 66-67 में। ध्यान रखना, हरित क्रांति का प्रभाव पूछा जाए कहां रहा, सबसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एग्जाम में रहता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो क्या बनाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बेस्ट यूपी, इसीलिए एग्रीकल्चर में सबसे ऊपर रहता है। किसान आंदोलन, किसान सबसे ज्यादा वहीं पर प्रभाव अपना बनाए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रीन रेवोल्यूशन आए, हरित क्रांति का प्रयोग हुआ वही पर। अच्छा, हरित क्रांति 1966-67 में किसके, तो हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है भारत में, बताइएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। विश्व में डॉक्टर ई नॉर्मन, पूरा नाम लीजिएगा, ऑप्शन में था, यूपीपी 2004 का पेपर है, डॉक्टर ई, डॉक्टर बी, डॉक्टर ई, डॉक्टर बी और 2 प्रकार के और नाम है, तो डॉक्टर ई नॉर्मन, ध्यान रखना, डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक विश्व में, भारत में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड। हरित क्रांति का स्टार्ट कब हुआ, 66-67। हरित क्रांति पूछा जाए कि सबसे पहले लागू कहां, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पे रहा, गेहूं, चावल, ध्यान रखना, गेहूं, चावल, दलहनी फसलें, नकदी फसलें। आप सीधे सवाल आया, सबसे ज्यादा पूछा जाए, जो ट्विंस में पूछा जाए तो गेहूं चावल, सिर्फ एक फसल की बात है तो गेहूं टिक कर देना। उसमें काम क्या किया गया, हाइब्रिड क्वालिटी के बीज, हाँ, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया था। उन्नत किस्म जिसे कहते हैं, एग्जाम में हाइब्रिड बीज ना लिखा, उन्नत किस्म का प्रयोग किया गया। उर्वरक की मात्रा का, एनपीके के अनुपात को बढ़ाने का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, तो आपसे सीधे सवाल पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन।